हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे सीपेट 2022 की जो प्रीवियस क्वेश्चंस था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है कि एपिथेलियल टिश्यू आर ऑलवेज फाउंड इमीडिएटली एडजेसेंट टू कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज। जैसे कि आपको पता होगा टिश्यू जो होता है चार तरीके के टिश्यू है। ठीक है, अच्छा, जो कि एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि कवर करने में हेल्प कर रहा है। एपी का मतलब है कि अपन कोई भी ऑर्गन हो, जैसे बॉडी हमारे जो स्किन हो गया तो, या ऑर्गन की कवरिंग हो, एक्सटर्नल और तो इंटरनल, ठीक है ना, कवरिंग बना रही हैं। उसके बाद रहता है एक कनेक्टिव टिश्यू जो कि कनेक्ट कर रहा है, उसमें ब्लड बोन ये सारे आ जाएंगे। एक सेल से दूसरे, एक मतलब कि ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जो कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसमें आपको तीन तरीके के मसल्स होता है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड आपकी कार्डियक मसल जो कि हार्ट से बनी हुई हैं। एंड चौथा आता है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की जो खास बात होता है स्पेसिफिकली आपको ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही लेयर दिखने को मिलेगा, मतलब कि इसको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। जैसे घर में मार्बल या टाइल बिछा जाता है, इसी तरीके से फ्लोर में एक ही लेयर में होता है। एंड जब भी ये मल्टीपल लेयर में आपको दिखने को मिलेगा उसको हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि उसको कनेक्टिव टिश्यू को जो है इमीडिएट उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू क्यों रहता है, लाके ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होता है लैक रहता है, मतलब कि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है। कैन मेक द एक्सचेंज विद द ब्लड क्रिटिकल फॉर सर्वाइवल एंड फंक्शंस। तो इसलिए तो होता क्या है ना, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में रहता है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बोल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी घर में, घर की जो फ्लोर होता है पहले ऐसे कुछ ना कुछ तो, जैसे सैंड हो गया है ना, वो कुछ चीज़ें रहता है, उसके ऊपर हम ऐसे प्लेट बिछाते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि हवा में प्लेट आपके घर में जो फ्लोर में लग जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन की एक पार्ट होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और उसको ब्लड सप्लाई वो सारी चीज़ें वही रहता है। यदि आपने घर मतलब कि कभी कभार ऐसे मार्क किए होंगे, कभी कुछ स्किन डफ हो जाता है, मतलब कि कहीं पे आप दीवार पे घिस गया, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसे रिमूव हो जाता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होता है। ठीक है ना, जो कि एपिडर्मल लेयर्स होता है, क्यों, इसको ब्लड सप्लाई नहीं रहता है। ठीक है ना, ब्लड सप्लाई, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं रहता, लेकिन तो ये लिविंग है, तो उसको तो जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। तो इसलिए एपिथेल बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है वो एपी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। एंड ये तो होगा लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है, इसलिए है कैन मेक द एक्सचेंज विद द ब्लड क्रिटिकल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स वो ब्लड से ले लेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जो नाइट्रोजनस वेस्टेज निकल रहा है, उसको ब्लड को फिर ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, हैव ए नो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहने के मतलब होता है, मान लीजिए ये एक सेल है, ये दूसरा सेल्स है, तो ये एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड है, ये तो सही है, लेकिन थोड़े अमाउंट की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना ब्लड सप्लाई, मतलब कि ब्लड एकदम उसके अंदर एंट्री, ब्लड वेसल्स उसके अंदर एंट्री करेगा, ऐसा नहीं है। ब्लड वेसल्स जो होता है उनके जो ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को दे देते हैं। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से चीज़ें जो होगा डिफ्यूजन प्रोसेस में हो सकता है, या तो एनर्जी खर्चा करके, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में अंदर एंट्री करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अमाउंट लेस हो सकता है लेकिन एब्सेंट नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि ए ऑप्शंस भी होगा एंड बी ऑप्शंस भी होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? अच्छा, ईच एंड एवरी सेल हैज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट लेस, मतलब कि सभी सेल की ये एक्सप्लेनेशन है, सभी सेल में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रहता है, किसी का ज़्यादा है किसी का लेस, मतलब कि लेस है, वो अलग बात है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 2 के बारे में। A series of functional changes that causes a sperm tail to beat more vigorously, है ना। स्पर्म की स्ट्रक्चर यदि आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से उनका हेड रहता है, फिर हमने मिडिल पीस देखा है जहाँ पर स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे रहता है, उसके बाद एक रहता है मैंचेंट, और ऐसे हेड में एक रहता है, उसको हम बोलते हैं एक्रोजोम, जो कि गोल्गी बॉडी से बनी हुई है, और उसमें ढेर सारे एंजाइम्स होता है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा एक की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के, तोड़ने में। ठीक है ना, और यहीं पे न्यूक्लियस होता है।
ये है स्पर्म की टेल। स्पर्म की टेल एक स्टीयरिंग के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब कि डायरेक्शंस दे रहा है कैसे जाएगा, जैसे जैसे बीट करेगा, क्योंकि जो स्पर्म के पास मूवमेंट की कैपेसिटी है, ओवम के पास वो नहीं है। ओवम जो होता है फालोपियन ट्यूब से, मतलब कि ऐसे ओवारी से निकल के फालोपियन ट्यूब में जो सीलिया पाया जाता है उनकी बीटिंग के वजह से वो आता है, खुद का मूवमेंट कैपेसिटी नहीं है, लेकिन स्पर्म में होता है। जितना विगरियसली बीट करेगा उतने स्पीड में आगे की ओर चलेगा। प्रिपेयर एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू फ्यूज विथ द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो ये बोल रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहा है फ्यूज होने के लिए, समझ रहे हो ना, स्पर्म को प्रिपेयर कर रहा है कि फ्यूज़ करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, क्या फर्टिलाइजेशन कहेंगे? नहीं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब स्पर्म एंड ओवम की फ्यूजन हो जाता है तो हम उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओवम है, स्पर्म है, उसका जब फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि प्रिपेयर हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के लिए, तो ये तो नहीं होगा। इम्प्लांटेशंस क्या होता है ना, जाइगोट बन गया स्पर्म ओवम की फ्यूजन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट होने के बाद ये जाइगोट है, उसके बाद मोरूला, उनका क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, मोरूला, उसके बाद ब्लास्टूला स्टेज आएगा, उसके बाद ये जो है ना यूट्रस में जाके चिपक जाएगा, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशंस। तो ये तो नहीं होगा, ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रहा है। ये है कैपेसिटेशन, यस, दैट इज़ द, मतलब कि ये डेफिनेशंस आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हो, ये कैपेसिटेशन की डेफिनेशंस है, ठीक है। ऐसा एक फंक्शनल चेंजेस हो रहा है जहाँ पर जो स्पर्म की टेल है विगोरियसली बीट कर रहा है, और बीट करने की वजह से वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाए, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेशंस। सिनगामी तो नहीं होगा, सिनगामी का मतलब है कि फ्यूजन होना, जो न्यूक्लियस है स्पर्म की न्यूक्लियस, ओवम की न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो जाना, तो यहाँ पे ये बात तो नहीं आता है, तो आप आंसर हो जाएगा कैपेसिटेशन। आप कैपेसिटेशंस की डेफिनेशंस के तौर पे भी उसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्योंकि अब कैपेसिटेशंस के टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे फॉस्फोराइलेशंस होता है, डीफॉस्फोराइलेशन, ये स्पर्म की जो एक्रोजोम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिट के रहते हैं, उसको रिमूव करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें केमिकल प्रोसेसेस चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एट गैप जंक्शंस नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसको हम क्या कहेंगे? जैसे हमने सेल जंक्शंस के बारे में हमने देखे थे, कुछ जंक्शंस होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली क्या होगा ना, एक सेल जो है दूसरे सेल के साथ इस तरीके से ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये दूसरा सेल्स हो गया। अच्छा, तो हाँ, सेल ऐसे टाइटली भी मतलब कि पैक रहते हैं, और एक सेल से दूसरे सेल को कम्युनिकेट भी किया जाता है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन। जैसे आपके घर में रूम होता है, ठीक है, मान लीजिए आप एक बेडरूम है, ये आपके मम्मी पापा की बेडरूम है, ये आपकी बेडरूम है, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स की बेडरूम है, ठीक है ना। ऐसे रूम्स रहता है, दीवार तो है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेट करने के लिए भी तो है ना, जैसे दरवाज़ा है, खिड़कियां हैं, ठीक है ना, तो सारे रूम में रहता है, आप उस रूम को इसके थ्रू एंट्री करोगे। इसी तरीके से सेल का भी ऐसे ही चीज़ें रहता है। एक सेल दूसरे सेल को ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें है ना ट्रांसपोर्ट करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ठीक है, मान लीजिए कोई प्रोटीन वगैरह इस सेल से नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे भेजनी है। एंड सेल के जो रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी उनकी कनेक्टिविटी रहता है। एंड कुछ एरिया ऐसे रहते हैं, कुछ मतलब कि ऐसा सेल्स भी होता है जहाँ पे टाइट पैकेजिंग भी होना ज़रूरी है, मतलब कि सेल के बीच में एकदम टाइट जंक्शंस होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है ना, मैंने आपको अच्छे से बताई सेल जंक्शंस के बारे में। चैनल अभी भी वीडियो, मतलब चैनल पर वीडियो अभी अवेलेबल है, सेल बायोलॉजी प्लेलिस्ट पे चली जाइए, वहीं पे आपको मिल जाएगा डिफरेंट टाइप की सेल जंक्शंस, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें जो सेल्स आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे टाइट जंक्शन होना चाहिए, क्योंकि सेल के बीच में गैप होगा तो यूरिन लीक आउट हो जाएगा, तो वो हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुछ सेल्स, ऐसा नहीं कि सभी सेल में सभी चीज़ें दिखने को मिलता है, कुछ सेल में टाइट जंक्शंस दिखने को मिलता है, कुछ सेल में गैप जंक्शंस, जैसे कि हमारे हार्ट सेल्स हो गया, कार्डियक है ना, कार्डियक मसल्स जो है जहाँ पे जो सेल्स होते हैं, उनमें ऐसे नोड से जब भी इंफॉर्मेशन जनरेट होगा, ये पूरा का पूरा आर्टरिया को फैलना चाहिए, पूरा का पूरा वेंट्रिकल को फैलना चाहिए। तो एक सेल से तो जो है स्टिमुलस जो है, मतलब कि कंट्रैक्शन की जो स्टिमुलस है जनरेट हुआ, वो सारे सेल्स को फैलना भी चाहिए, समझ रहे हो ना।
तो इसलिए जंक्शंस होता है, सेल सेल के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जंक्शंस होता है। उनमें से एक जंक्शन है दैट इज़ द गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस में क्या होता है ना, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसको हम प्रोटीन्स जो रहता है कनेक्जिन कहते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे रहेगा, मतलब कि 6 प्रोटीन से ये बना होके, मतलब कि मिलके बना हो। ये एक प्रोटीन हो गया, ये दूसरा प्रोटीन है, तीसरा प्रोटीन है। तो अपने को इस तरीके से 6 प्रोटीन मिलके ऐसे है कि पाइप जैसे स्ट्रक्चर बना लेंगे, समझ रहे हो ना। मतलब है कि एक होलो पाइप, ऐसे 6 प्रोटीन रहेंगे, आप ऐसे समझ के चल सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो 6 प्रोटीन है। एक प्रोटीन को हम कहेंगे कनेक्जिन्स। क्या कहेंगे? कनेक्जिन्स कहेंगे। एंड ये जो 6 प्रोटीन की जो बंडल है, ये इस तरीके से अरेंज हुआ है, आपको एक पाइप जैसे, मतलब कि गैप जैसे स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस तरीके से ये अरेंज हुआ है, उसको हम बोलेंगे क्या ना, कनेक्सॉन्स। मतलब कि सिंगुलर एंड प्लूरल आप ऐसे समझ सकते हो, कनेक्सॉन्स बोलते हैं। तो बोल रहा है एट गैप जंक्शन नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड बाय ए मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के बारे में पूछा है, एकदम चैनल के बारे में नहीं पूछा है। तो एक प्रोटीन है तो कनेक्जिन होगा, है ना। अच्छा, तो और ये क्या होगा ना, कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए ये एक सेल है, दूसरा सेल्स है, ठीक है, ये दूसरा सेल्स होता है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से 6 प्रोटीन की है, इधर भी इस तरीके से रहेगा। जो भी चीज़ें है, पाइप, मान लीजिए कि पाइप की कनेक्शन है, ठीक है ना, ये अंदर इधर उधर इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कनेक्जिन्स कहते हैं, ठीक है। आपको कहाँ पर काथेरिन यूज हो रहा है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने सेल जंक्शंस वाले जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, दे रखा है कि अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग आफ्टर फर्टिलाइजेशन डज इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो यूजुअली अकर। फर्टिलाइजेशन होने की कितने टाइम के बाद, जैसे कि आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन जो रहता है ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फास्ट 72 आवर के बाद फास्ट क्लीवेज होता है, समझ रहे हो ना। मान लीजिए ये है ओवम, ये है स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो 72 आपने देखे ना, जो अनवांटेड पिल्स लोग बोलते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स या इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं, अनवांटेड 72 करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन मान लीजिए हो गया, किसी भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, तो उस वजह से उसके बाद जो कपल है बच्चा नहीं चाहते हैं कि ना प्रेगनेंसी परसिस्ट करे, तो उसके बाद वो अनवांटेड 72 करके के पिल्स आता है, उसको लेने के बाद यदि भी मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ है तो प्रेगनेंसी परसिस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फास्ट क्लीवेज जो होता है 72, तो 72 आवर हो रहा है, इसका मतलब है कि कितना दिन है, 3 दिन की करीबन, ठीक है ना, 24 24 24, तो 3 डे, समझ रहे हो ना, 3 डे तो फास्ट क्लीवेज होता है। तो क्लीवेज उसके बाद फिर नेक्स्ट, उसके बाद ऐसे ऐसे चलता रहा है। तो नॉर्मली, है ना, नॉर्मली 7 से 8 डे लगता है अब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद इम्प्लांटेशन होने के लिए। क्योंकि फर्टिलाइजेशंस कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशंस आपकी फॉलोपियन ट्यूब में होगा। मान लीजिए ये ओवरी है ना, ओवरी है, एंड ये फॉलोपियन ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब है, तो उसके बाद ये इस तरीके से यूट्रस है। फर्टिलाइजेशन आपकी यूट्रस में होगा, ठीक है ना, यूट्रस में, यहाँ पे इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा, इम्प्लांटेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है आपकी फॉलोपियन ट्यूब की एम्पुलर रीजन्स में होता है, ठीक है। और होने के बाद वहाँ पे क्लीवेज होगा, मोरूला होगा, ब्लास्टुला होगा, उसके बाद वो आके फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो 7 से 8 डे लगता है। तो अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 3 वीक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 महीने के बाद, ठीक है ना, लगभग अबाउट 6 डे, हाँ ये हो सकता है। 1 डे में तो कभी भी नहीं होगा, 3 डे में भी नहीं होता है, क्योंकि मोरूला स्टेज में या 2 सेल स्टेज में ये नहीं आता है ना। तो आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच बोन सेल्स आर बोन बिल्डिंग सेल्स। ये रखा है कि उनमें से कौन सी एक बोन बिल्डिंग सेल्स है, मतलब कि बोन को बनाने में हेल्प कर रहा है। एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट जो रहता है, जैसे आपको पता होगा बोन भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स होता है ना। अच्छा, वहीं पे आपको मैट्रिक्स दिखने को मिलेगा, फाइबर दिखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है बोन को ब्रेक करने में हेल्प करता है। बोन को ब्रेक करने की क्या ज़रूरत होता है, क्योंकि जब भी मान लीजिए ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है,
तो उस टाइम पे क्या होता है ना, ऑस्टियोक्लास्ट बोन सेल को ब्रेक करके तो कैल्शियम को रिलीज करवा देते हैं ब्लड में, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मसल कंट्रैक्शन होने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। मसल कंट्रैक्शंस तो हमेशा ज़रूरी है। आपकी हार्ट जो है कंट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, उसके लिए तो आपने जब स्लीपिंग मोड पे हो या कुछ भी नहीं कर रहे हो, ऐसे सिर्फ बैठे हो, फिर भी आपकी हार्ट मसल जो है कंट्रैक्ट कर रहा है, उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत होता है। मान लीजिए किसी वजह से आपकी खाने के अंदर आप जो सप्लीमेंट ले रहे हो कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम आपको मिल्क से मिल सकता है, जो चीज़ होता है, पनीर हो गया, या जो फिंगर नेल्स होते हैं, छोटे मछलियाँ, उनकी हड्डियों के साथ साथ हम खा लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए वहीं पे भी कैल्शियम है। ठीक है, अच्छा, तो यदि कैल्शियम की कमी है आपकी डाइट के अंदर, तो इसलिए बॉडी क्या करेगा, हार्ट को तो बीट करवानी है, तो ऑस्टियोक्लासल बोन एक रिजर्वियर होता है कैल्शियम की, तो वहाँ से वो ब्रेक करके ब्लड को ले आता है कैल्शियम को, तो उस टाइम पे बोन को ब्रेक करना ज़रूरत है। तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजर्वेशंस में हेल्प करता है। वर्ड आप जैसे ब्रेक नहीं लिखोगे ना, रिजर्वेशंस। ऑस्टियोजेनिक, जेनिक टर्म आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फॉर्मेशंस करेगा। तो स्पेसिफिकली स्टेम सेल्स होते हैं, है ना, स्टेम सेल्स होते हैं, वो डिफरेंशिएट टू फॉर्म द बोन सेल्स, है ना। ऑस्टियोसाइट ये मेंटेनेंस करता है ना। ऑस्टियोसाइट का मतलब है कि साइट वर्ड लिखा है, इसका मतलब कि खुद ही बोन सेल्स है। और एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ये मैट्रिक्स वगैरह फॉर्मेशंस करता है, सो इसलिए बोन फॉर्मेशन है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, है ना, साइट जो है खुद ही सेल है ना। अच्छा, ऑस्टियोजेनिक। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे। सपोर्टिंग सेल्स इन नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड। जैसे मैंने आपको बात की थी कि 4 तरीके के टिश्यू होता है, इसमें एक देखेंगे नर्वस, ठीक है ना, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हम बोल रहे हैं, हमेशा याद रखिए टिश्यू का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल नहीं है, है ना, सेल सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। तो नर्वस टिश्यू में आपका वो आ जाएंगे, एक तो होता है, एक न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स जो बोल रहे हैं हम, नर्व या न्यूरॉन्स हम बोल रहे हैं। और दूसरा होता है सपोर्टिंग सेल, जिसको हम ग्लियल सेल्स कहते हैं। ये है क्या, है ना, अपने बचपन से शायद एक चीज़ पढ़े होंगे, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डिवीजन रीडिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है। मतलब है कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट है। ये चीज़ आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, न्यूरॉन सेल्स की डिवीजन कैपेसिटी नहीं है। फिर भी ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, आपने ये चीज़ पढ़े सुने होंगे कहीं कहीं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इस ग्लियल सेल्स की वजह से होता है ना। ये जो सेल्स है स्पेसिफिकली ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, क्योंकि न्यूरॉन्स, ब्रेन की जो हमारा न्यूरॉन्स होता है उसको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई भी नहीं रहता है। कुछ एस्टेरोसाइट सेल्स होते हैं जिसकी शेप स्टार जैसे होता है, एस्टेरो, ठीक है ना, एस्टेरो, जैसे आपका स्टारफिश की नाम होता है एस्टेरो। तो एस्टेरोसाइट सेल्स होता है, जो कि यहाँ पे मान लीजिए न्यूरॉन्स है और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है। ये एस्टेरोसाइट सेल्स क्या करेगा, उनके से आर्म रहा है, जैसे स्टार्स की आर्म्स रहता है, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ इसको दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया है, तो ब्लड वेसल से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ले लेगा, न्यूरॉन्स को दे देगा, समझ रहे हो ना। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके चारों तरफ माइलिन शीथ बनाने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सपोर्टिंग सेल्स इन नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन्स, कैथेरिन, मेसेनकाइमा। तो ये क्या हो जाएगा ना, न्यूरोग्लिया सेल्स हो जाएगा। न्यूरोग्लिया सेल्स अलग अलग तरीके के होते हैं। ये नर्वस टिश्यू जो आपकी फिजियोलॉजी है, 3rd सेमेस्टर के जो अंदर जो फिजियोलॉजी था वहीं पे हमने डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिए। न्यूरोग्लिया जो जैसे एस्टेरोसाइट्स मैंने बताया, तो कौन सी ऐसे है ना, माइलिन शीथ कौन से बना, स्वान सेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको माइलिन शीथ जो बनाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अलग जो सेल्स होते हैं स्वान सेल्स बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में अलग सेल्स होते हैं जो स्वान सेल्स बनाते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स तो खुद ही नहीं होगा, ये तो है ना, नर्व और न्यूरॉन्स तो बॉन्डल एंड एक सिंगल सेल्स, ठीक है ना, न्यूरॉन्स एंड बॉन्डल को हम नर्व बोलेंगे, ठीक है। काधेरिन एक कैल्शियम मेडिएटेड मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब कि कैल्शियम आयन की हेल्प से चीज़ों को एक सेल को दूसरे सेल में अटैच करने में हेल्प करते हैं। काधेरिन कैल्शियम एडेरेंस, एडेरेंस मतलब कि चिपकना,
जैसे हम बोलते हैं ना कोई चीज़ की एडहेरेंस कैपेसिटी, फेविकल की एडहेरेंस कैपेसिटी अच्छा है, ठीक है ना, जो फोटो को चिपका लो फेविकल से, तो फेविकल से चिपका लेता है तो एडहेरेंस, ठीक है। मेसेनकाइमल सेल्स ये भी नहीं है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे जो बनाने में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन 7, स्प्रिंटर हु एक्सपीरियंस्ड मसल फैटिग सूनर दैन ए मैराथन रनर। सबसे पहले देखिए कि स्प्रिंटर्स कौन होते हैं। जो रनर्स होते हैं, मतलब कि जो जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, आपने कॉलेज या स्कूल में भी देखा होगा, जो 100 मीटर की रेस होते हैं, 200 मीटर की, है ना, तो एक दो तरीके के होते हैं, एक स्प्रिंटर और एक होता है मैराथन रनर, ठीक है ना। मैराथन रनर जो होते हैं ये 5 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर इतने दूर तक रनिंग करते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, स्लोली वॉक करते हैं, क्योंकि आपको ठीक है ना। और स्प्रिंटर जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, तो इसलिए इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग क्या करते हैं, उनको बहुत लेंथ तक, है ना, लंबी रास्ता उनको गुजरना है, लेकिन स्पीड उनका ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है जो स्प्रिंटर है एकदम, एक्चुअली क्या है, वो एकदम हाई स्पीड से रनिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि तेज़ी से जब रनिंग करेगा, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो तो इंक्रीज होगा, समझ रहे हो ना, इंक्रीज होगा तो मसल में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि क्विकली मसल जो है काम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो इसलिए एटीपी की ज़रूरत होता है। जब बॉडी में एटीपी की ज़रूरत ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन से अनएरोबिक रेस्पिरेशन को स्विच कर लेता है। तो मतलब समझिए, एरोबिक का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हो रहा है एरोबिक हम बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन से वो स्विच कर जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एटीपी बनता है, मोर एटीपी बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को स्विच कर जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी है ना, रेस्पिरेटरी रेट बहुत तो यूज़ हो रहा है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशंस में क्या होगा ना, जो है लेस एटीपी तो बनता है, उसके साथ साथ यहाँ पे जो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो उनके बाई प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट डिपॉजिट होके मसल फैटिग हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये बोल रहा है कि स्प्रिंटर जो रहेगा मसल फैटिग हो जाएगा उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी बॉडी जो मसल्स है एरोबिक रेस्पिरेशन से अनएरोबिक को स्विच कर लेता है, इसलिए उनके जो बाई प्रोडक्ट है वो मसल्स को फैटिग कर लेता है, ठीक है ना। अच्छा, सुनर एंड मैराथन अनएरोबिक, तो रनर ड्यू टू क्यों हुआ, अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म इन द मसल्स ऑफ द स्प्रिंटर, यस, body switch to aerobic to anaerobic respiration sprinter because the run fast, more energy requirement होता है, इसलिए तो उनमें अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होने के वजह से स्प्रिंटर मसल से वो लोग फैटे हो गया। अनएरोबिक मेटाबॉलिज्म इन द मसल्स ऑफ द मैराथन रनर की मसल्स में अनएरोबिक नहीं होगा, क्योंकि स्लोली जा रहा है, एरोबिक तो नहीं होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उनमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन, पहले तो एरोबिक हो रहा होगा, उसके बाद अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, उस वजह से वो फैटिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, कोलार्ड flagellated cells that cover the large part of inner chamber of the sponges, helping water circulations to continue are। तो ये 2020 की क्वेश्चंस है, ठीक है ना, जो कि कोलार सेल या फ्लैजेलेटेड सेल हम किसको बोल रहे थे ना, कोआनोसाइट सेल्स को बोल रहे थे। जैसे कि आपको पता होगा जो पोरीफेरेंस होते हैं, ठीक है ना, पोरीफेरेंस जो रहते हैं वो तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है, आपको मल्टीपल सेल से उनकी बॉडी बना हुआ मिलेगा। इनकी सेल जो है अपने आप को अरेंज करके 2 लेयर में बनाया है, ठीक है ना, आउटर पिनाकोडर्म, इनर कोआनोडर्म, ठीक है ना। आउटर लेयर को हम बोलते हैं पिनाकोडर्म एंड इनर लेयर को हम बोलते हैं कोआनोडर्म। कोआनोडर्म बोल रहे हैं कि कोआनोसाइट सेल से बनी हुई है, कोआनोसाइट्स को हम फ्लैजेलर सेल्स कहते हैं, और ये है स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी, है ना। अच्छा, जो छोटे छोटे इस तरीके से छेद होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्टिया, एंड ये होता है ऑस्क्यूलम, ठीक है ना, जिस ओपनिंग देके बाहर वाटर आ जाएगा। तो ये फ्लैजेलेटेड सेल्स होता है, क्योंकि वाटर करंट जब भी एंट्री होगा इस फ्लैजेला फिल्टरिंग कर लेता है,
अच्छा, वही लिखा है कि कोलाड है, फाजरेटेड है तो क्वानोसाइट सेल्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में दे रखा है कि द कोरल स्पेसीज दैट बिल्ड्स रीफ्स, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आपको जान के हैरान होगा, जो जितने भी आइलैंड्स होते हैं तो कैसे बने हुए, जैसे मालदीव हो गया, ठीक है ना, जो आइलैंड्स होते हैं वो कैसे बनी हुई हैं, दे आर मेड अप ऑफ द कोरल्स। तो आइलैंड क्या है, पूरा का पूरा समुंदर है ना, वाटरी एरिया है, वहाँ पे थोड़ी सी लैंड हम बोलते हैं, ठीक है ना, आइलैंड, तो इसलिए हम उसको आइलैंड बोलते हैं। वो कैसे बनी हुई है ना, कोरल से। जो हार्ड सिलेंडरेट्स होते हैं, सॉफ्ट वाले तो कोरल नहीं बना पाएंगे, हार्ड सिलेंडरेट्स जो होते हैं स्पेसिफिकली वो क्या सिक्रेट करते हैं, उनके जो एक्सोस्केलेटन के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की डिपोजिशन हो गया। अच्छा, उसके ऊपर क्या है ना, आल्गी वगैरह जो लाइकेन है ग्रो कर लेते हैं, ठीक है, लाइकेन ग्रो कर लेते हैं। और आजकल ये बहुत बड़ा इशू भी है, हो सकता है भी यहाँ इस टॉपिक में भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस हो रहा है, पॉल्यूशंस की वजह से लाइकेन जो होता है, लाइकेन मतलब कि आल्गी की, आप सोचिए है ना, आल्गी, यहाँ पे एसोसिएशन होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो लाइकेन यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कोरल से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। लाइकेन खुद ही खुद का खाना बना पाता है, क्योंकि वो प्लांट्स की मतलब कि क्लोरोफिल पिगमेंट उसमें होता है, तो इसलिए। और कोरल्स जो होते हैं ये तो एनिमल है, वो लाइकेन को खा के खुद ही बच जाते हैं। लेकिन लाइकेन जो होता है कि पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, जब भी मान लीजिए पॉल्यूशन ज़्यादा रहेगा लाइकेन की डेथ हो जाएगा। यदि मान लीजिए लाइकेन की डेथ हो जाएगा, कोरल्स को खाना नहीं मिलेगा, तो कोरल की अल्टीमेटली डेथ होगा। क्या ये आइलैंड रहेगा, ये मतलब कि ये प्रेडिक्ट किया जाता है, जो मालदीव वगैरह जो होते हैं अगले 20 या 30 साल के बाद वो भी मतलब कि एकदम समुंदर के अंदर डूब जाएगा। डूब जाएगा मतलब है कि पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लाइकेन की डेथ होगा। लाइकेन की डेथ होगा तो कोरल को खाना नहीं मिलेगा, कोरल को खाना नहीं मिलेगा तो कैसे जिंदा रहेंगे, उनका भी डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम आइलैंड जो है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आपने ऐसे कुछ सुने होंगे, समुंदर के अंदर डूब गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है ना, ये वाला। तो कोरल हार्ड, आपको याद रखने वाली चीज़ें जो होता है, सॉफ्ट कोरल कभी भी, सॉफ्ट क्रिलेंटरेट कभी भी कोरल्स नहीं बनाएंगे, तो हार्ड बनाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ होता है कि पॉलीफॉर्म रहेगा या मेडुसा फॉर्म रहेगा। याद रखिए, नॉर्मली जो सिलेंट्रेट्स जो होते हैं वो तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर, ज्वेड स्ट्रक्चर होता है, एक तो पॉलीफॉर्म और दूसरा होता है मेडुसा फॉर्म, ठीक है। मेडुसा फॉर्म पॉलीप एक पोल जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे, और ये अटैच रहता है सबस्ट्रक्टम फॉर्म में। लेकिन मेडुसा जो होता है ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग, इसको हम मेडुसा कहते हैं। मेडुसा अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर होता है। पॉलीफॉर्म रहेगा, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि सॉफ्ट कोरल तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। हर्माटाइपिक ऐसा कोरल मतलब कि सिलेंडरेट्स जो कोरल्स बनाते हैं, हम उसको हर्माटाइपिक बोलेंगे। ए एंड बी दोनों मिलके नहीं होगा। पॉलीफॉर्म मतलब कि एक जनरल टर्म हो गया, तो इसलिए जो कि आपके हॉर्माटाइपिक होगा, ठीक है ना। हार्ड कोरल्स जो कि बनाते हैं हम उसको हॉर्माटाइपिक बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस दे रखा है कि आपके क्वेश्चन, रैप्टाइड्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। रैप्टाइड्स जो होता है, रैप्टाइड्स क्या है, एक म्यूकोस सिक्रेटिंग सेल्स होता है, जो कि आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब कि ऐसा सेल जो कि म्यूकस, जनरली मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि दूसरे की बॉडी में रहेंगे। एक क्लास उनका ऐसा होता है जो कि एकदम फ्री लिविंग है ना। अच्छा, उनकी यदि अपने क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, एक सिस्टोडा होता है, एक ट्रेमाटोडा होता है, एक टॉर्बेलिरिया होता है। सिस्टोडा जो होता है थ्रू आउट द लाइफ पैरासाइटिक रहता है, सिस्टोडा, है ना। एंड ट्रेमाटोडा जो होता है पार्शियल पैरासाइटिक रहता है, थोड़े टाइम रहेगा आपके मतलब कि होस्ट की बॉडी के अंदर, तो थोड़े फ्री लिविंग लाइफ साइड। और टॉर्बेलियरा जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। टॉर्बेलिया के पास मतलब कि उनको फ्री लिविंग है, मूवमेंट करनी है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जानी है, तो इसलिए उनमें आपको रैपिडाइट्स दिखने को मिलेगा, जहाँ पे म्यूकोस सिक्रेशंस होता है। तो आंसर ये हो जाएगा टॉर्बेलिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चंस ये वाला, सिनसाइटियल एपिडर्मिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चंस भी 2020, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, दोनों क्वेश्चंस 2020 में आया था, रिपीट हुआ, ठीक
ठीक है। सिंसाइटल एपिडर्मिस जो है, तो इसका मतलब है कि 22 का क्वेश्चन 24 में रिपीट होगा ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होगा, ये चीज़ अपने अच्छे से देखें। सिंसाइटल एपिडर्मिस मतलब कि ऐसा सेल की जो चीज़ें है, आउटर लेयर है, जहाँ पे आपको मल्टीपल न्यूक्लियस, सेल्स के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है ना, जहाँ पे न्यूक्लियस की डिवीजन नहीं, मतलब कि न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाता है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं होता है, हम उसको सिंसाइटम कहते हैं, और ये आस्सी हेलमिंथेस या नेमाटोहेलमिंथेस की प्रॉपर्टी है। तो एग्जाम्पल में देखिए आस्कारिस ही एक आस्सी या नेमाटोहेलमिंथेस में आएगा, टेनिया सोलियम तो नहीं आता है प्लाटीहेलमिंथेस में, नेरिस तो आपका आनेलिडा में आ जाएगा, ठीक है ना, प्रोपियोनुस्पियो ये तो नहीं होगा, तो आंसर आस्कारिस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। ये दे रखा है बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व टू। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है समझ लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, बायो का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बायो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, बायो का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी, है ना। पूरा का पूरा अर्थ को यदि देखोगे, है ना, कितने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिल रहा है। प्लांट्स देखोगे आपको, कितना कोकोनट प्लांट है ना, कितने वैरायटी के प्लांट है। एनिमल्स देखोगे, काव है, डॉग है, एनिमल्स है, मतलब सॉरी ह्यूमन्स है, बर्ड्स है, ठीक है ना, इंसेक्ट, कितने वैरायटी के हैं। ये तो हो गए, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारे जो अर्थ को यदि देखोगे, बायोडाइवर्सिटी जो है इस ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। 0 डिग्री, आपने ये जियोग्राफी में थोड़े बहुत आपने पढ़े होंगे, ये ट्रॉपिकल एरिया होता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, एंड इसको हम टेम्पोरेट कहते हैं, टेम्पोरेट, ये ट्रॉपिकल है, ठीक है, ट्रॉपिकल। क्यों ऐसे, यहाँ पे सनलाइट की स्ट्रेट लाइट आ जाता है, तो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे पर एरिया सनलाइट की जो अवेलेबिलिटी है ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सनलाइट ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा तो अल्टीमेटली एनिमल्स जो हैं उस एरिया में भी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उनको खाना मिल रहा है। एनिमल तो खुद का खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो ट्रॉपिकल एरिया में ऑब्वियसली एक तो रहेगा स्टेबल एनवायरनमेंट, स्टेबल एनवायरनमेंट रहता है। आप इंडिया की बात कीजिए, है ना, इंडिया की बात कीजिए, यदि आपने ये अमेरिका वाली बात पे आपको पता होगा, उनमें मतलब कि कितने टाइम, मतलब कि जो है स्नोफॉल रहता है, जैसे तुंद्रा एरिया आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है उनकी रिफ्लेक्टेड रे आता है, उतना सनलाइट नहीं होता है, तो एकदम साल भर, मतलब कि 1 महीने के लिए शायद उनकी समर सीजन होता है, और समर में टेम्परेचर 18 डिग्री रहता है, जो कि हमारा विंटर वाले टेम्परेचर है। विंटर में हमको जैसे, तो उनका 18 डिग्री जो होता है समर रहता है, और जो विंटर सीजन्स में जैसे कि -35, -36 डिग्री, माइनस है ना, -35, 0 होगा तो हम तो क्या हो जाएंगे, तो उनका -35 है, 0 से भी, तो ठीक है, टेम्परेचर अनस्टेबल है। तो यदि एनवायरनमेंट अनस्टेबल है तो कोई प्लांट्स वगैरह उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे तो एनिमल ग्रो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली जो पोलर एरिया होता है वहाँ पे उतना ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने पता होगा आपको, चाइना और इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, सिर्फ और सिर्फ पैदा करने से ज़्यादा रहता है। ये भी ऐसा सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं है, ये भी एक फैक्टर है कि हमारा जो एनवायरनमेंट में, चाइना हो या इंडिया हो, वो ट्रॉपिकल कंट्री में आ जाते हैं, एनवायरनमेंट स्टेबल है, टेम्परेचर भी हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए। और यहाँ पे लोगों की जो अमेरिका वगैरह हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत लेस है। सिर्फ और सिर्फ यदि हम बात करेंगे उड़ीसा की पॉपुलेशन जितना है, वहाँ पर एक क्या है, जो कंट्री है उनकी पॉपुलेशन से उतना ही रहता है ना, इतना लेस पॉपुलेशंस रहते हैं। अच्छा, तो अब हम देखेंगे, जब ये बोल रहा है क्वेश्चंस में आपने पोल से ट्रॉपिक की तरफ आओगे तो ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी जो वेराइटी इंक्रीज होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन और एक बार रीड कर लेंगे, बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व टू इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर, ठीक है ना। अच्छा, इक्वेटर की तरफ बढ़ता है, डिक्रीज टू नहीं, रिमेन ऑन चेंज नहीं, फ्लक्चुएट ड्रास्टिकली लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी ग्रेडियंट होता है, LDZ रहता है, तो ये फ्लक्चुएट नहीं करता है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है। यदि आपको 2 तरीके के क्वेश्चन आएगा, आपने मतलब कि ट्रॉपिकल एरिया से पोल की तरफ जाओगे डिक्रीज होने लगेगा, पोल से इधर आओगे इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अच्छा,
तो ये हो गया आपकी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पेसीज। इकोलॉजी चैप्टर की क्वेश्चन है, हमने अच्छे से भी डिस्कशन किए थे, फिर भी और एक बार हम देख लेंगे। दो तरीके के स्पेसीज होते हैं, एक आर सिलेक्टेड और एक के सिलेक्टेड स्पेसीज होते हैं, ठीक है ना। आर एंड एक के सिलेक्टेड स्पेसीज होते हैं, ठीक है ना। आर सिलेक्टेड क्या होता है ना, नेचर में जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ कभी भी अनकंट्रोल्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नेचर में जो अवेलेबिलिटी है स्पेस एंड फूड की, वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है, वो लिमिटेड है। यदि वो लिमिटेड रहेगा तो ग्रोथ जो रहता है ना, कुछ टाइम के लिए ज़्यादा होगा, उसके बाद स्टेबल हो जाता है, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो ग्रोथ स्टेबल होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ जो है अनलिमिटेड होता रहता है, जैसे कि माइक्रोब्स हो गए, ठीक है ना। उनकी मतलब इतने छोटे छोटे होते हैं, है ना। अच्छा, तो उनकी ग्रोथ है अनलिमिटेड होता है, जहाँ पे आपको जे शेप्ड की कर्व देखने को मिलेगा और यहीं पे एस शेप्ड की कर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्पेसिफिकली जो आर सिलेक्टेड रहते हैं वो छोटे ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स हो गया, जैसे इंसेक्ट हो गया, उनके केस में आपको देखने को मिलेगा, हायर ऑर्गेनिजम्स के केस में नहीं। तो जो ऑर्गेनिज्म जितना मतलब कि उनकी जो डेथ की जो रेट है वो भी ज़्यादा रहता है, प्रोडक्शंस भी ज़्यादा करेंगे, डेथ भी ज़्यादा होगा। ह्यूमन में देखिए, एक बच्चा में भी पेरेंट्स जो है आजकल एक बच्चा बनाते हैं और उनकी जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ताकि मेडिकल सिस्टम इंक्रीज हो गया, मतलब कि अच्छा खासा है, पेरेंटल केयर ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। लेकिन ऐसा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को आप कंपेयर करोगे, उनका कितना बच्चा रहते हैं, ठीक है ना, फिर भी पेरेंटल केयर उतना अच्छा नहीं है, केयरिंग नहीं है, तो डेथ होने की, जैसे डॉग हो गया, वो तो 4-5 बच्चा एक बार पैदा कर लेते हैं, ठीक है ना, उनमें से एक कोई जिंदा रह जाए, उनका तो वही मकसद है, उनका तो मकसद नहीं है ना ऑफिसर बने, ठीक है ना, डॉग की बेटा। तो क्या होना चाहिए, जो आर सिलेक्टेड स्पेसीज होना चाहिए, वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर की प्रोजेनी बनाते हैं, लेकिन वो छोटे साइज़ की होना चाहिए। बड़े साइज नॉर्मली जब जैसे एलिफेंट की बच्चा हो गया है ना, एलिफेंट एकदम बड़ा है, ऐसा नहीं कि वो मिलियंस ऑफ बच्चा पैदा करेगा, नहीं, ठीक है ना, वो भी लिमिटेड बच्चा पैदा करता है, इसलिए उनका गैस्टेशनल पीरियड 726 डे के आसपास होता है सबसे ज़्यादा। ह्यूमन में 290 डेज होता है, ठीक है ना, जो 9 मंथ 10 डेज 270 से 280 डेज रहता है। एलिफेंट की सबसे स्लोएस्ट ब्रीडर है 700, समझ रहे हो ना, 2 साल के ऊपर, लगभग 2 साल है ना, 2 साल की जो है गेस्टेशनल पीरियड रहता है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनाएंगे, लेकिन छोटे साइज़ की होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी, मतलब कि क्वांटिटी में स्मॉल ये नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बच्चा बनाते हैं, स्मॉल साइज़ स्मॉल साइज है सही है, लेकिन स्मॉल नंबर नहीं। स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेनी, लार्ज साइज नहीं, ये आपकी के सिलेक्टेड स्पेसीज के लिए है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी होना चाहिए, लेकिन छोटे साइज़ की होना चाहिए। लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी लार्ज साइज़ की नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो और के सिलेक्टेड स्पेसीज में यहाँ पर एस शेप्ड कर्व होता है। अच्छा, इसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है ना। यदि हमने डाइवर्सिटी देखा था कि शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने स्पेसीज की रिचनेस एंड अबाउंडेंस, ठीक है ना, उसको हम मेजर करते हैं। मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, उसमें मैंगो ट्री कितना है, मैंगो 10 है ना, जैकफ्रूट ट्री मान लीजिए 50 है ना, कितने अमाउंट में है, कितने वेराइटी की है। मान लीजिए यहाँ पे मैंगो है, जैकफ्रूट है, बाम्बो है ना, 3 वेराइटी है। और एक एरिया है जहाँ पे मतलब कि 10 वेराइटी के है, मैंगो, जैकफ्रूट है ना, बाम्बो, साल और कुछ है ना, इस तरीके से 10 वेराइटी है। तो ये ज़्यादा रीच है, इस पॉपुलेशन, ये जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा रीच है, क्योंकि वहाँ पे वेराइटी ज़्यादा है, जहाँ पे वेराइटी ज़्यादा। तो हम शानन डाइवर्सिटी इंडेक्स में टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ स्पेसीज, हम नंबर को कैलकुलेट करते हैं, कितने नंबर में है, हैबिटेट एंड द रिलेटेड अबाउंडेंस, है ना, कितना नंबर में है, कितने वेराइटी में है, उसको कंसिडर्ड ओनली इविननेस, ओनली टर्म आ रहा है, ये ऑप्शंस भी नहीं होगा, इविननेस को भी हम देखते हैं।
मान लीजिए इविनेस की मतलब कहने के मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए मैंगो 10 है, जैकफ्रूट 12 है, एंड बाम्बू ट्री मान लीजिए 9 है, या साल जो है ये 10 है ना, ये 12 है। तो ये एक लगभग इतना ही रहता है ना। कुल मिला के मान लीजिए 100 ट्री है और कुछ ऐसे रहता है। यहाँ पे मान लीजिए मैंगो जो है 80 है, जैकफ्रूट 10 है एंड बाम्बो 10 है। तो यहाँ पे एक इविननेस नहीं आ रहा है ना। एक की मैंगो की नंबर 80 है, ठीक है, मान लीजिए मैंगो की नंबर 80 है, ये 10 है, ये 10 है। तो 80 एंड 10 के बीच में ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहा है। यहाँ पे लिखिए 10, 12, 9, 10, ये थोड़ा इविन है, इसको हम बोलते हैं इविननेस। समझ रहे हो ना। नंबर थोड़ा मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना भी चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड बी के मतलब ये दोनों ऑप्शन सी के हम करेक्ट मान के चल सकते हैं। सानन डाइवर्सिटी इंडेक्स में हम डाइवर्सिटी में मतलब कि एक कम्युनिटी के अंदर स्पेसीज की नंबर देख सकते हैं, उनकी अबंडेंस देख सकते हैं, उनकी इविननेस देख सकते हैं, सिर्फ इविननेस हम नहीं देखते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। 15 के साथ हम चलेंगे। लेक्टिन। लेक्टिन आर प्रोटीन स्पेसिफिक टू, मतलब है कि लेक्टिन वो प्रोटीन होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ बाइंड हो जाएंगे। ठीक है ना। लेक्टिन्स आर द प्रोटीन स्पेसिफिक टू शुगर, है ना। ये पर्टिकुलर शुगर के साथ जो प्रोटीन बाइंड होते हैं उसको हम लेक्टिन कहते हैं। ये है 2022 का, हमने 15 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगा। यदि आप जुड़ना चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशंस को और नेक्स्ट लेवल को लेना चाहते हो, आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो एकदम अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ। आपको सारे जो 3 ईयर की जो आपकी सिलेबस है उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा एंड उसके साथ साथ PDF नोट्स एंड MCQ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं वैसे 50 क्वेश्चंस हर डे हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ लेना। थैंक यू।